हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। हमारी ये जो कक्षा है वो डेली सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहले भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। और इस कक्षा के दूसरे भाग में आज का दिन इतिहास में क्या मायने रखता है, इस दिन क्या क्या घटनाएं महत्वपूर्ण घटित हुई थी, उन सब की बातें कवर करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। आज 23 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, उसे भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। जितनी भी आज तक सुप्रभात सीरीज की क्लासेस हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी हैं। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल, हिप्पी, शेयर चैट, मोज एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। यदि आप क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने इस YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर आपको कम्युनिटी ऑप्शन दिखाई देगा। उस कम्युनिटी ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। नाम से ही पता चल गया होगा कि हम डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए पहली न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गई है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो हमारे भारत सरकार का आधिकारिक, आप कह सकते हैं, न्यूज़ की एक एजेंसी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये न्यूज़ है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से हाल ही में बनाए गए 3 आपराधिक कानूनों पर वेबिनार आयोजित किया। अब जैसे आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ले चुके हैं और उनकी तीसरी बार की जो कैबिनेट है उस कैबिनेट में अब नए कैबिनेट मंत्री जुड़े हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको दोबारा से वही कार्यभार सौंपा गया है और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको ये जो मंत्रालय के अभी कैबिनेट मंत्री बने हैं वो याद हो गए होंगे बिना रटे हुए, क्योंकि हम डेली न्यूज़ को कवर करते हैं। आज मैं आपसे ये क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है? तो ये 3 आपराधिक कानून जो हैं उनके बारे में बातें की जाएं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन 3 कानूनों के प्रावधान पर चर्चा की गई और ये वेबिनार यहां पर लॉन्च किया गया। मुख्य रूप से इसमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर बातें हुई। कल्याण एवं सुरक्षा, किस प्रकार से हम महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतरीन कर सकते हैं, इस प्रकार की सारी ये बातें इसमें हुई। जैसे आप सभी को पता है, मूल रूप से ज्यादातर हमारे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है। और सबसे पहले ये जो वेबिनार है हिंदी भाषा में आयोजित किया गया 21 जून को, ठीक है? और अब इसके बाद में अंग्रेजी भाषा में अलग से सेम टॉपिक पर ये बातचीत होगी, लेकिन भाषा अलग होगी इस बार। और ये कब होगा? 25 जून को।
आज क्या हो गई है 23 जून, 2 दिन बाद इसका भी आयोजन होगा इंग्लिश में। ठीक है, अब जब हम बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं ये पोस्टर है हमारे भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और यहां पर आपके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो यहां पर ये बैठे हैं और किस प्रकार से महिलाएं अपने मोबाइल में इनको सुन रही हैं वो यहां पर इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला हुआ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार की कैबिनेट है उसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी से बताएंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने लिखा होगा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी तो आपका ये बिल्कुल ठीक रहेगा। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के बारे में अगर हम बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं ये लोकसभा सांसद हैं। कहां से? झारखंड में कोडरमा नाम की एक जगह है, कोडरमा लोकसभा सीट। तो कोडरमा लोकसभा सीट से अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में जीत कर आई हैं ये। तो इनके बारे में आपको ये बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और ऐसे कहा जाता है कि 2 फरवरी 1970 को इनका जन्म हुआ। 1998, 2000, 2005 में ये बिहार विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी और इन्होंने 2000 में बिहार सरकार में खान और भूविज्ञान मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री और 2012 से 2014 तक झारखंड सरकार में सिंचाई, महिला और बाल कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया था। फिर जैसे हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनावों की 17वीं लोकसभा थी ना वो, और उसमें भी क्या है इनको संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा लोकसभा सीट से इनको जीत मिली और अभी इनको कौन सा कार्यभार सौंपा गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो अब जैसे बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जी किशन रेड्डी ये कौन है? तो आपको पता होना चाहिए जी किशन रेड्डी अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। कौन से मंत्रालय के? तो आप कहेंगे केंद्रीय खान और आप ऐसे लिख देंगे केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय। अगर पूछा जाए जी किशन रेड्डी के बारे में, ये कहां से जीत कर आए हैं? तो ये तेलंगाना में एक सीट है सिकंदराबाद लोकसभा सीट, वहां से जीत कर आए हैं। ये बीजेपी पार्टी के हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान के बारे में आपने सुना ही होगा, पूर्व मध्य प्रदेश के ये सीएम रहे थे। मध्य प्रदेश, पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के। ठीक है, अभी हाल ही में इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके हाथों में है? शिवराज सिंह चौहान। जब हम डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास विदेश मंत्रालय है और विदेश मंत्री के रूप में ये इनका लगातार कौन सा कार्यकाल रहेगा? तो लगातार इनका दूसरा कार्यकाल रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहले भी ये विदेश मंत्री रह चुके हैं और अब फिर से इनको विदेश मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। चलिए, कुछ पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, ऑप्शंस के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज को कवर करने के लिए। NHRC इश्यूज नोटिस इन केस ऑफ विलेज पंचायत आस्किंग माइनर रेप विक्टिम किन्स टू एक्सेप्ट 5,000 टू एंड हर प्रेगनेंसी। बहुत ही एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली न्यूज है ये घटना है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सिंघावली अहिर क्षेत्र में एक गांव की पंचायत ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे आपको भी शर्म आएगी और आपको बड़ा गुस्सा भी आएगा।
एक लड़की है, नाबालिग लड़की, उस लड़की का वहां पर रेप हुआ और रेप होने के बाद जब उसने शिकायत करने की सोची तो उस लड़की की मां से उन्होंने कहा कि हम आपको 5,000 रुपए दे देते हैं, आप अपनी लड़की का गर्भपात करवा दीजिए। कितनी लानत भरी बात है, थू है ऐसे लोगों पर जो अपने आप को पंचायती कह देते हैं, है ना। तो इन जैसे लोगों को ठीक करने के लिए अच्छे अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए। और जब सूत्रों के मुताबिक ये न्यूज़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची, जिसे हम NHRC कह देते हैं, ठीक है, तो इन्होंने फिर संज्ञान लिया है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। इन्होंने नोटिस जारी किया है उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, और साथ में ही इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनको भी कहा है कि हमें 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये रिपोर्ट सौंपिए। आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री यदि सत्य है तो पीड़िता के मानवाधिकारों का ये गंभीर रूप से उल्लंघन हुआ है, उसे न्याय मिलना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह वास्तव में बहुत दुखद है कि गांव की पंचायत ने नाबालिग लड़की की रक्षा करने के बजाय समाज के साधन संपन्न वर्ग से जुड़े हुए बदमाशों के साथ मिलकर गैर कानूनी काम किया, जिन्होंने भी ये कहा होगा पंचायत में कि 5,000 रुपए आप ले लीजिए और अपनी लड़की का अबॉर्शन करवा दीजिए, तो उनको भी सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और जो भी आरोपी है जो संपन्न वर्ग से आता है, ठीक है, उसको तो मृत्युदंड जैसी सजा होनी चाहिए अगर ये घटना सत्य है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये संज्ञान लिया है। देखते हैं 1 हफ्ते के बाद कैसी रिपोर्ट पेश की जाती है पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो ये जो हमारा NHRC है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति के साथ ज्यादती होती है, उसके जो मानव होने के अधिकार हैं, तो वो क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपका अगर कोई भी अहित हो जाता है, आपके साथ कोई अनहोनी होती है, तो आप कहाँ जा सकते हैं। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि मानव के जो अधिकार हैं उनके लिए स्पेशली बनाया गया, इसके बारे में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। उससे पहले आपको एक बात समझनी है, ये 2023 का आंकड़ा है जो कि NHRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। इसमें 41.2% केस जो है ना वो है उत्तर प्रदेश के, और ये घटना भी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की है। 7% जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं दिल्ली के आंकड़े, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 6% बिहार की तरफ से हैं ये, और ये तमिलनाडु की तरफ से हैं, और ये है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है। और बाकी जो अदर बच गए हैं, बाकी जो स्टेट हैं या यूटीज हैं, ये उनका आंकड़ा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मतलब इस तरह के आप कह देते हैं कि मानव अधिकार का उल्लंघन जहां पर किया जा रहा है, ज्यादातर ऐसी न्यूज उत्तर प्रदेश में से मिली हैं। 2023 का आंकड़ा बताता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो चलो आप बताएंगे एक क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब की गई थी। जल्दी से आपको इसके बारे में बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा 12 अक्टूबर 1993 तो आप कहेंगे बहुत ही बढ़िया, आपका ये क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को एक विधानिक सार्वजनिक निकाय के रूप में की गई थी। और जैसे हम बात करें 28 सितंबर 1993, तो उसमें एक अध्यादेश जारी किया गया था, मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश, उसी के तहत है ये। और जब हम बात करें वो कौन सा अधिनियम माना जाता है, तो सिंपली आप कह सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा इसे वैधानिक करार दिया गया था, ठीक है। जब हम इस NHRC के
मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही होगा, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है नई दिल्ली। और स्पेशली अगर यहां पर लिखा जाए तो सरदार पटेल भवन है एक, वहां पर सरदार पटेल भवन नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। वहीं जब हम बात करते हैं इसका जो कार्यालय मानवाधिकार के लिए बनाया गया है वो कहां पर है, जिनेवा में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है ना मानवाधिकार के लिए। तो मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय जिनेवा में है, जो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। बाकी ऑप्शंस के बारे में चलो देख लेते हैं। यहां पर 1 जनवरी 1995 लिखा हुआ है। 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ था, WTO की स्थापना हुई थी। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो विश्व व्यापार संगठन। इस WTO का मुख्यालय भी कहां पर बना हुआ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में बना हुआ है। और डब्ल्यू की स्थापना किस वजह से की गई थी, तो बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत और कानूनी आधार उपलब्ध करवाया जाए, इसी वजह से WTO की स्थापना की गई थी। और जैसे हम बात करें 4 नवंबर 1946, तो 4 नवंबर 1946 को क्या खास हुआ था, इस दिन यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। और इस यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, पेरिस में। और पेरिस कहां की राजधानी है, तो ये फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय बना हुआ है। इस यूनेस्को की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है, विश्व भर में शांति लाने के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान करते हुए राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना पैदा करना, एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना, यही इनका उद्देश्य है। आप सभी को पता है, अगर आपके देश में कुछ ऐतिहासिक चीजें मिलती हैं तो उनको ये विश्व धरोहर स्थल घोषित कर देते हैं, यानी कि अब वो विश्व की धरोहर है। इसी प्रकार से अलग अलग देशों से ये विश्व धरोहर स्थल चुन लेते हैं और उनकी घोषणा करते हैं। इससे क्या होता है कि विश्व स्तर पे एक ग्रुप बन जाता है उन चीजों का, उन पुरातन चीजों का, जिससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा अतीत रहा था, ठीक है, ये हमारा इतिहास था। तो इस प्रकार से एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे देशों को जोड़ने का ये प्रयास करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इलेक्शन कमीशन बिगिंस वर्क ऑन पोल इन जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड झारखंड। इलेक्शन कमीशन ने अब जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी आपको पता है हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और साथ में 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और साथ में लोकसभा के भी चुनाव हुए। इन चुनावों के अच्छे ढंग से संपन्न हो जाने के बाद अब इन 4 राज्यों में और तैयारियां हो रही है। 4 राज्य तो नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड राज्य और जम्मू कश्मीर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। कभी जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में जब धारा 370 को तोड़ दिया गया तब इसका डिवीजन कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी में, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। जब से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है उसके बाद में जम्मू कश्मीर के जो ये है विधानसभा के चुनाव, ये पहले चुनाव होंगे विधानसभा के, ठीक है ना। अभी तक विधानसभा के चुनाव हुए नहीं है जम्मू कश्मीर यूटी या फिर लद्दाख यूटी की बात करें तो, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो इसका प्रावधान भारतीय
संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, जिसे हम ईसीआई बोल देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल देते हैं। इसी ईसीआई के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में चुनाव करवाए जाते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो कोई अन्य चुनाव हो। ठीक है, अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और 4 राज्यों में वो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और अब 3 नए राज्यों में और 1 यूटी में चुनाव करवाने की तैयारियां चल रही हैं। जब हम बात करते हैं इस चुनाव आयोग की, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो इसमें जो इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये आपको चेहरा दिखाई दे रहा होगा सबसे सेंटर में ऊपर की तरफ, यहां पे इनका नाम भी लिखा हुआ है राजीव कुमार। ये है राजीव कुमार और ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 15 मई 2022 को अपना ये कार्यभार संभाला था। इनके साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो जब हम बात करें इनका नाम क्या है? इनका नाम है ज्ञानेश कुमार, इनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। तो जब इन दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी तब इन पर क्या है, एक एलिगेशन लगाए गए थे कि सबसे जल्दबाजी में इनकी नियुक्ति हो गई है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे लोकसभा वाले, है ना, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो उस वजह से। लेकिन फिर कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं नहीं, इनकी नियुक्ति ठीक हुई है और ये अभी पद पर ही हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। तो जब आपसे ये पूछा जाए, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि हमारे भारत के भारतीय निर्वाचन आयोग में पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप सभी को पता है उनका नाम तो सुकुमार सेन का नाम आता है। सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लेकिन अभी कौन से नंबर के हैं? 25वें हैं, जिनका नाम है राजीव कुमार। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया। अब जैसे मैंने अभी हाल ही में आपको बताया, इसी मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में, यानी कि राजीव कुमार इनका नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय निर्वाचन आयोग का, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 4 राज्यों में हाल ही में विधानसभा के चुनाव करवाए गए। ये अभी आंध्र प्रदेश के लोकसभा चुनावों के बाद सीएम बने हैं और इनका नाम क्या है? नए सीएम, इनका नाम क्या है? नारा चंद्रबाबू नायडू। नारा चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये टीडीपी से बिलोंग करते हैं, तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी के ये अध्यक्ष हैं। जो ये लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी इन्होंने 16 सीटें जीती थी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में दूसरी कुर्सी पर बैठे हुए थे। आपको पता होगा, आपने वो फोटोज भी देखी होंगी। विधानसभा के चुनावों की बात करें तो 175 सीटें हैं। उन 175 सीटों में भी इन्होंने क्या किया? बहुमत हासिल किया और इनको अभी वहां का सीएम बनाया गया है। और जब हम बात करते हैं यहां पर दूसरे नंबर पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है ओडिशा के नए सीएम और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी, जो हाल ही में हुए ओडिशा के विधानसभा चुनावों के बाद सीएम बने हैं। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बीजेपी की तरफ से काफी बार विधायक रह चुके हैं और बीजेपी ने पहली बार वहां पर विधानसभा क्षेत्र में अपनी एंट्री की है। इससे पहले ओडिशा में कौन सी पार्टी का दबदबा था? तो आपको पता है, नवीन पटनायक की जो पार्टी है बीजू जनता दल। तो बीजू जनता दल के नेतृत्व में सरकार चला करती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है उड़ीसा में कि अब वहां पर बीजेपी के सीएम सत्ता में दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर अगर हम नीचे पॉइंट में देखें तो इनका नाम क्या है? ये है पेमा खांडू। पेमा खांडू। और ये कौन से
राज्य के हैं तो ये आंध्र प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सॉरी, आंध्र प्रदेश के तो मैंने आपको बता ही दिया। ये है अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में भी आपको पता है विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। तो पेमा खांडू कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये भी बीजेपी पार्टी के विधायक है वहां से। और बाकी जैसे हम बात करें फोर्थ पॉइंट पे, देखिए फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जो हैं ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो इनकी पार्टी का नाम है SKM, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। उस सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सुप्रीमो हैं। और अब ये कौन सी स्टेट के सीएम बने हैं? तो ये सिक्किम के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी 4 राज्यों में ECI के नेतृत्व में चुनाव आयोजित करवाए गए, विधानसभा के चुनाव। और इन 4 राज्यों में जो सीएम बने हैं मैंने उनके नाम बता दिए, थोड़ी थोड़ी मैंने आपको वो कहानी भी बता दी। इससे पहले मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन बताना है, क्या भारतीय संविधान सभा के तहत लोक चुनावों में मतदान करना एक मूल कर्तव्य है क्या? तो आप जल्दी से बताइए, क्या ये मूल कर्तव्य है? जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, ज्यादा मुश्किल ये है नहीं। वैसे मूल कर्तव्य आपने हिस्ट्री में कवर भी किया होगा, अगर आपने लिखा होगा ना, सॉरी पॉलिटी में, तो लोक चुनावों में मतदान करना एक मूल कर्तव्य नहीं है। जब आपसे ये पूछा जाए कि मूल कर्तव्य की जो अवधारणा है ये कब जोड़ी गई थी, तो इसके बारे में भी आपको पॉइंट पता होने चाहिए और कौन से अनुच्छेद में ये मूल कर्तव्य आते हैं। हमारे भारत में भारत की प्रभुता बनी रहे, एकता और अखंडता की रक्षा होती रहे और उसे हम अक्षुण्ण रखें, इसी वजह से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और उसे तीसरे स्थान पर रखा गया। ठीक है, मूल कर्तव्य। तो ये हमारे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपको मूल कर्तव्यों का प्रावधान देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 51A, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं 51 क। ठीक है ना, तो उसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। कब जोड़ा गया था ये मूल कर्तव्य का विचार हमारे भारतीय संविधान में? जब 42वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें क्या है, मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया। और किसकी संस्तुति के आधार पे? तो आपको पता होना चाहिए, स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम आता है स्वर्ण सिंह समिति। उसी की रिपोर्ट के आधार पे, उसी की संस्तुति के आधार पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप क्वेश्चन में ये बताइएगा कि कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, लेकिन लोक चुनावों में मतदान करना मूल कर्तव्य की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल टू रिमेन इन जेल एज दिल्ली हाई कोर्ट स्टेज बेल ऑर्डर ऑफ कोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। अरविंद केजरीवाल अब जेल में ही रहेंगे। वेकेशन बेंच रिजर्व द ऑर्डर ऑन ईडी प्ली फॉर 2-3 days in order to go through the entire records। अवकाश पीठ ने ईडी की याचिका पर आदेश 2-3 दिन के लिए सुरक्षित रखा है ताकि पूरे रिकॉर्ड को देखा जा सके। ईडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसी ईडी ने ही अरविंद केजरीवाल को कई बार सम्मन भेजे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहां पर प्रस्तुत नहीं हुए। इसी वजह से अंत में करते करते ईडी ने फिर इनको गिरफ्तार कर लिया था और बाद में अब तक ये कभी बाहर आ जाते हैं और कभी वहीं पर हैं, लेकिन अभी इनको ये कोर्ट ने आदेश सुनाया है। ईडी का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो कि अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर भी हैं, और ऐसी भी याचिका लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि इनको सीएम पद से हटा देना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि नहीं, इनको हम
अभी इस पद से नहीं हटाएंगे, क्योंकि जनता द्वारा चुना गया है, जाहिर सी बात है, सीएम को। तो अभी ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको अभी वहीं पर रखा जाएगा। तो जिस ईडी की हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में आप बताएं। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। जब आपने ऑप्शन टिक किया होगा ना 1 मई 1956, तो आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा है, बहुत ही बढ़िया। ईडी के बारे में जब हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय आप अंदाजा भी लगाएं तो ठीक कर पाएंगे। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? तो भारत सरकार का एक मंत्रालय जिसे हम वित्त मंत्रालय के नाम से जानते हैं, उसी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग जो है ना, उसके अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय कार्य करती हैं। यह एक वित्तीय जांच एजेंसी है। जितने भी ये आप कहेंगे कि पैसों से संबंधित अगर कोई फ्रॉड करते हैं तो उनसे संबंधित यही प्रवर्तन निदेशालय निपटती है। ठीक है। और प्रवर्तक निदेशक जो होते हैं ना, वो इस प्रवर्तन निदेशालय के मुखिया होते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हो गया क्लियर? अब आपको जैसे बात ध्यान में रखनी चाहिए, 25 जनवरी 1950 इस दिन क्या खास हुआ था? अभी मैंने आपको क्या बताया था? ईसीआई के बारे में बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी देखरेख में चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को ईसीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको कवर होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं ईसीआई के नेतृत्व में पहले आम चुनाव कब हुए थे, तो पहले आम चुनावों का आयोजन 1951-52 में किया गया। और जब हम बात करें पहली लोकसभा का गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए? जीवी मावलंकर। तो ये पॉइंट भी आपको पता ही है, बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा भी जाता है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा। हाल ही में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। और जब हम बात करें पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था, तो 13 मई 1952 को शुरू हुआ पहला सत्र शुरू। लेकिन जब हम हमारी वर्तमान की जो 18वीं लोकसभा है, इसका पहला सत्र कब शुरू होगा, तो अभी 2 दिन बाद में शुरू होने वाला है। 24 जून को सत्र शुरू होगा। और 26 जून को क्या होगा? हमारे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाएंगे। अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। और जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं भर्तहरि मेहताब, जो कि मूल रूप से कटक ओडिशा के सांसद हैं, 7 बार सांसद रह चुके हैं वहां से वो, उनको भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किया गया है प्रोटेम स्पीकर। जब तक हमारी इस 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर लिए जाते, तब तक वही इनका दायित्व निर्वहन करेंगे। जो भी नए निर्वाचित लोकसभा के सांसद हैं उनको शपथ भी दिलाने का काम करेंगे भर्तृहरि मेहताब। लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि उन्होंने कहा है कि सबसे सीनियर जो हैं उनको बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। और वो सीनियर कौन है? केरल से आते हैं, वो एक दलित सांसद हैं। ठीक है। और वो 8 बार सांसद रह चुके हैं केरल से। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि उनको बनाया जाना चाहिए प्रोटेम स्पीकर। लेकिन प्रोटेम स्पीकर कोई ऐसा तो है नहीं कोई स्पेशल लंबे समय तक रहेगा, लेकिन वो जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाए तब तक वो एक काम करेंगे, उनके दायित्व का निर्वहन करेंगे। क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया। तो हमारी इस कक्षा का ये पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अगर आपको सभी पीडीएफ देखनी है तो एड्यूरोही 24 आप सर्च कर लीजिए। जितनी भी क्लासेस आज तक सुप्रभात सीरीज की हुई हैं सभी की पीडीएफ मैंने वहां पर प्रोवाइड करवा रखी हैं, चेक कर सकते हैं आप वहां पर जाकर। अगर आपको इस कक्षा का पहला भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो आज के दिन की क्या पृष्ठभूमि है, आज के दिन क्या खास है, वही सब हम बातें कवर करने वाले हैं। तो चलिए, आज का महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है। आज के दिन यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है, हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन। हर वर्ष मनाया जाता है ये 23 जून को। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लोक सेवा दिवस मनाए जाने की शुरुआत 20 दिसंबर 2002 को हुई थी। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को बढ़ावा देने के लिए और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देना, यही उद्देश्य है इस दिवस को मनाए जाने का। प्रत्येक साल ये मनाया जाता है, आज ही के दिन मनाया जाता है। और इस दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक पुरस्कार भी दिया जाता है जिसे हम कह देते हैं संयुक्त राष्ट्र जन सेवा पुरस्कार। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जनता की सेवा के लिए बहुत भरसक प्रयास किया है और वो फेमस हो गया हो विश्व स्तर पे, तो फिर उसे ये पुरस्कार दिया जाता है आज ही के दिन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को ये प्रस्ताव पारित किया था और उन्होंने कहा कि हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद से ये हर साल से मनाया जाता रहा है। तो आज इस दिवस के क्या मायने हैं वो हमें समझने चाहिए। जन सेवा, लोक सेवा हमें करनी चाहिए, ये आप लोगों देख पा रहे होंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, आपको शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं, आज के दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसे कह देते हैं हम इंटरनेशनल विडोज डे, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। हर साल 23 जून को ही मनाया जाता है। अब जब बात करते हैं इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी, इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 2011 में हुई थी। ठीक है, तो जैसे हम बात करें पूरे विश्व में प्रतिवर्ष ये दिवस क्यों मनाया जाता है, आपको पता है एक महिला एक पुरुष से जब शादी करती है तो अच्छा उनका जीवन चलता रहता है। अगर उसके हमसफर अपने उसके पति की अगर मृत्यु हो जाए तो वो महिला विधवा मानी जाती है। और उस विधवा महिला की क्या क्या समस्याएं हैं आज के इस समाज को देखते हुए, तो समाज के अंदर वो जागरूकता फैलाने का ये काम करता है। ठीक है, ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समाज विधवा महिलाओं को स्वीकार नहीं करता या फिर उन्हें हीन भावना से देखता है, उनको थोड़ा सा समझाने का प्रयास है कि वो भी एक जीव है, वो भी एक मानव है। क्या हुआ अगर उनके हम सफर की मृत्यु हो गई, समाज में किस प्रकार से उन्हें उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो सब ना हो, समाज को उसके लिए एक तैयार करना, उसके लिए जागरूक करना, इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। जब हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत कब की थी, तो 2011 में, और पहली बार कब मनाया गया था तो 23 जून 2011 को ये मनाया गया। उसके बाद से ये हमेशा से चलता रहा है। जैसे आपको पता है अगर किसी का पति चल बसा और बच्चा अगर किसी महिला के पास है और वो विधवा महिला है, तो जो बच्चे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बिना पिता के जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी समाज जो है वो दुर्व्यवहार करता है। ठीक है, उनके अधिकारों का जो उल्लंघन होता है। यानी कि अभी हमने पहले भाग में एक बात की थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, जो हमारे भारत में उसकी शुरुआत की गई, लेकिन विश्व स्तर पे भी ऐसी बातें होती है कि किस प्रकार से मानव के अधिकारों की रक्षा की जाए। ठीक उसी प्रकार ये भी है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के बच्चों के लिए किस प्रकार से
उनके विकास की धारा में एक सहयोगी बना जाए, उनको किस प्रकार से ये जो कुरीतियां हैं इनसे दूर रखा जाए, उसके लिए प्रयास होता है। ठीक है ना? तो चलिए, आज ये दिवस है और हमें समझना चाहिए, ठीक है, वो भी हमारे ही समाज का हिस्सा है। ये तो बस फर्क इतना है कि ये हमारा जो समाज है वो पितृ प्रधान समाज है, ठीक है ना? पितृ प्रधान यानी कि यहाँ पर पुरुषों की चलती रही है, इसी वजह से हम उन्हें हीन भावना से देखते हैं। अगर सपोज करके देखिए, अगर समाज होता मातृ प्रधान समाज, तो जाहिर सी बात है वहां पर महिलाओं की चलती होती इतिहास में, और जो आज के पुरुष हैं वो हीन भावना से देखे जाते। तो ये एक हमें समझना चाहिए, जिस इतिहास की जैसी पृष्ठभूमि रही है उसी प्रकार का आवरण बना हुआ है, उसी प्रकार का समाज बना हुआ है। लेकिन वही बात है ना कि अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो शुरुआत हमें खुद को करनी पड़ेगी, हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आप जरूर करेंगे, ये भी मुझे जरूर लगता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी जयंती है, उनके बारे में हम बातें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जन्मदिन की। आज इनका जन्मदिन है। आज ये चेहरा आपने जरूर देखा होगी, है ना? इनका नाम क्या है? चंडी प्रसाद भट्ट। बहुत ही बेहतरीन किरदार है ये। सीखने को अगर कुछ हो, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज ही के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1934 को इनका जन्म हुआ। किस वजह से ये भारत में प्रसिद्ध हैं? और ये भारत में एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद के नाम से प्रसिद्ध है। पर्यावरणविद का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटलिस्ट। पर्यावरण को बहुत अहमियत देते हैं, पर्यावरण के लिए बहुत इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अभी पहले क्वेश्चन बता दो, उसके बाद में हम इनके बारे में कुछ बातें यहां पर आपको बता देंगे। चंडी प्रसाद भट्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनसे संबंधित कौन कौन से कथन सत्य हैं। चंडी प्रसाद का जन्म 23 जून 1934 को गोपेश्वर उत्तराखंड में हुआ। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। चंडी प्रसाद भट्ट को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में चतुर्थ नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2005 में तृतीय नागरिक सम्मान, तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। चंडी प्रसाद भट्ट भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। अगर मूल रूप से बात की जाए, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय वन क्षेत्रों में इनका अहम योगदान रहा है पेड़ों को बचाने के लिए। ठीक है, इनके पिता गंगाराम, इनकी माता महिषी देवी। और जैसे हम बात करें, इनके द्वारा एक शुरुआत की गई थी 1964 में। इन्होंने अपने क्षेत्र गोपेश्वर में ही एक संघ की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं दशोली ग्राम स्वराज्य संघ। दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की शुरुआत इन्होंने अपनी जन्मभूमि गोपेश्वर से शुरुआत की। और यही संघ बाद में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी थी। इसी वजह से ये प्रणेता माने जाते हैं और इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 1982 की बात करें तो इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, और इसके अगले वर्ष यानी कि 1983 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और कुछ टाइम बाद में इनको 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया। इसके अलावा इनको एक और पुरस्कार मिला है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, कई इन्होंने देशों की यात्राएं की। कई देशों की यात्रा करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो आयोजन करवाए जाते हैं, उनमें इन्होंने हिस्सा लिया। जैसे रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्रांस, इस प्रकार के कई देशों की इन्होंने यात्रा की और कई प्रकार के इनके लेख
न्यूज़पेपर में छपा करते थे। एक ये रहा इनका नाम लिखा हुआ यहाँ पे, बद्रीनाथ मंदिर को बिरला मंदिर बनाने की साजिश, ये इनका एक लेख छपा था। और कई प्रकार की इनकी रचनाएं भी बड़ी प्रसिद्ध हैं और इनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था, तो वो बात है 1991 की, ठीक है ना। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो ऐसी महान हस्ती हैं चंडी प्रसाद भट्ट, और आज इनका जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी शख्सियत जो हैं वो ही समाज में कुछ क्रांति लाती हैं। इनकी बदौलत जो हम वास्तविक एक अच्छे भारत की कल्पना करते हैं वो संभव हो पाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आपने इनका चेहरा जरूर देखा होगा हिस्ट्री के अंदर। इनका नाम क्या है? राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। ये भारतीय क्रांतिकारी रहे हैं, भारतीय क्रांतिकारी। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 23 जून 1901 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 दिसंबर 1927 को। और मृत्यु इनकी किस वजह से हुई? इनको फांसी दे दी गई थी। अब कारण क्या है, इनको फांसी क्यों दे दी गई? तो आपने काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम जरूर सुना होगा। काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसमें एक ट्रेन को लूटा गया था भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। तो आपको यह बताना है कि वो काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसमें ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। समय था 9 अगस्त 1925 का। अगर आपने 1925 लिखा है तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। 9 अगस्त 1925 को 10 भारतीय व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना चोरी कर लिया, उसे लूट लिया। और काकोरी नाम की एक जगह है। और इस वजह से जब भारतीय क्रांतिकारियों ने ये अंग्रेजों का ये जब सोना लूट लिया, हालांकि था तो वो हमारा ही, लेकिन वो लेकर जा रहे थे, इसी वजह से उन्होंने इसे नाम दिया काकोरी कांड। तो फिर हम जब बात करते हैं कि ये विचार किसके मन में आया था, तो आपने एक नाम बहुत बार सुना है, अनगिनत बार सुना है, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल का ये विचार था कि हम उस ट्रेन को लूटेंगे जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही है, 8 डाउन ट्रेन। तो फिर राम प्रसाद बिस्मिल के इस विचार से कई साथी इनके सहमत हो गए थे, जिनमें अगर हम बात करें, नाम आता है राजेंद्र लाहिड़ी का। राजेंद्र लाहिड़ी, जिनकी आज जयंती है, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। और इनके साथी कौन थे? रोशन सिंह। रोशन सिंह। और आपने अशफाक उल्ला खां, ये भी नाम सुना है। तो अशफाक उल्ला खां भी इनके साथ में थे। और जैसे बाकी बात करें, और भी कई नाम आते हैं। सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल को इसमें फांसी नहीं हुई, उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। और एक नाम आपने और सुना होगा, मनमथनाथ गुप्त। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की सजा हुई थी, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हम बात करें, अभी मैंने आपको क्या बताया, सचिंद्र नाथ सान्याल को इसमें क्या हुई थी? उम्र कैद हुई। चलो यहां पर लिख देते हैं ताकि आपको ये कवर ही हो जाए। उम्र कैद। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई, ठीक है। और बाकियों की जैसे हम बात करें, तो ऊपर जो 3 नाम लिखे हुए हैं उनको फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी दे दी गई, लेकिन इनको पहले फांसी दे दी गई थी। इनको कब दी गई थी फांसी? 17 दिसंबर 1927 को। और कब दी गई फांसी? कहां पर दी गई? तो एक जेल का नाम आता है गोंडा जेल। गोंडा जेल। और वहीं जब हम बात करते हैं इनके साथी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की, उनको 2 दिन बाद में फांसी दे दी गई थी। अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी कब दी गई? तो आपको चलो यहां पे लिख देते हैं एक ही, 19 दिसंबर 1927 को। राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को 2 दिन बाद 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई। लेकिन जेल अलग अलग थी।
अशफाक उल्ला खां को कौन सी जेल में फांसी हुई थी? तो नाम आता है उसका फैजाबाद जेल, फैजाबाद जेल। और जब हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की, राम प्रसाद बिस्मिल को कौन सी जेल में फांसी दे दी गई थी? तो नाम आता है गोरखपुर जेल का। इस प्रकार से आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। हमारे क्रांतिकारी जो देशभक्त हुए हैं उन्हीं की वजह से आज हम जिंदा हैं, हम अपने भारत को प्यारा भारत बोल पा रहे हैं, इन्हीं की बदौलत बोल पा रहे हैं। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन सभी क्रांतिकारियों को, उन सभी वीरों को जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। अब हम चलते हैं आज जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में जानने के लिए। तो चलिए चलते हैं। इनका नाम आपने बहुत बार सुना है, इनका नाम है वी गिरी। वी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई 23 जून 1980 को। मूल रूप से ये कहाँ के थे? ये मूल रूप से थे ओडिशा के। ठीक है, यहाँ पे ओडिशा लिखेंगे, उड़ीसा मत लिखना, क्योंकि इसका नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? मद्रास में हुई। किस वजह से प्रसिद्ध रहे? तो ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? पहले आप एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे और उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था। इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है ना? तो आप एक बार पहले क्वेश्चन बताएंगे। भारत के राष्ट्रपतियों पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक ढंग से प्रस्तुत करें। जल्दी जल्दी से बताएंगे राष्ट्रपतियों का कालानुक्रम कौन कौन सा रहेगा। सिंपल सा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद में कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बाद में कौन बने? वी गिरी। और वी गिरी के बाद में कौन बने थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया होगा तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो जब हम बात करते हैं ये कौन से नंबर के हमारे भारतीय राष्ट्रपति थे, तो नाम आएगा चौथे नंबर के। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो भी इन्हीं का नाम आएगा। चौथे राष्ट्रपति थे और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति, ऐसे आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कार्यवाहक राष्ट्रपति से। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चलो कोई ना। फोटो देखो पहले आप, फोटो देखने से आपको चित्र आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको बिहार के लाल के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा के ये परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 को। हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक कार्य किया? 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। जब हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उस समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के उपराष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 13 मई 1962 को ये राष्ट्रपति बने और ये 13 मई 1967 तक रहे थे। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति। फिर जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद में तीसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? तो नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये हमारे
भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो नाम आप किसका लिखेंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। 13 मई 1967 से लेकर कब तक ये राष्ट्रपति रहे? तो 13 मई से लेकर 3 मई 1969 तक ये राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। फिर जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, उस समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे वी गिरी। वी गिरी को फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ये है हमारे वी गिरी। तो वी गिरी जो है ना, वो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। फिर वी गिरी ने इस्तीफा दे दिया और फिर इनके इस्तीफे देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बना दिया गया कार्यवाहक राष्ट्रपति। कुछ समय के बाद में वी गिरी को मौका मिला कि वो भारत के राष्ट्रपति बने और कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? चौथे नंबर के राष्ट्रपति बने। इनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी और ये कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक हमारे भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। और बाकी जो बच गया है कार्यकाल, उसमें 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति आए। मैंने आपको बताया कुछ टाइम वी गिरी रहे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर इनके बाद में मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो चलो वी गिरी के बाद में बात करें तो उनके बाद में कौन बना राष्ट्रपति? तो नाम आता है फखरुद्दीन अली अहमद का। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ये हमारे भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। और एक पॉइंट इनके बारे में यह ध्यान में रखना है कि ये हमारे भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये कब से कब तक रहे? 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे। और ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो फिर किसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था? तो नाम आता है बीडी जत्ती का। फिर बाद में एक और शख्सियत हमारे राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिली हमें और उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का नाम किस वजह से फेमस रहा है? नीलम संजीव रेड्डी ये 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे। ऐसा कहा जाता है कि भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। तो किसका नाम आएगा? नीलम संजीव रेड्डी का। आज ये आप देख पा रहे होंगे, आज ये सब हमारे बीच में नहीं है। तो सभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हमारे भारत को एक अच्छा स्वरूप दिया, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो इनका नाम भी आपने शायद सुना भी हो। इनका नाम वैसे मूल नाम तो है इनका निर्मला जोशी, निर्मला जोशी। लेकिन आपको इनकी फोटो देखने से नहीं लगता कि ये हिंदू हुआ करती थी, है ना? हालांकि ये हिंदू ही थी। बाद में इन्होंने क्या कबूल कर लिया था? मिशनरीज में चली गई थी, ईसाईयत धर्म इन्होंने कबूल कर लिया। 23 जुलाई 1934 को इनका जन्म हुआ। कहां पे? झारखंड में। और जैसे बात करें, इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 23 जून 2015 को। और कहां पे इनकी मृत्यु हुई? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। जब आप वहां पे जाएंगे ना आदिवासी एरिया में, वहां पर इस प्रकार की, हम ये तो नहीं कहेंगे कि इनका धर्म परिवर्तन किया गया, लेकिन अभी जो घटनाएं घटित होती हैं ये आदिवासी एरिया में इस प्रकार का ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि कोई धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गया। लेकिन हमारे लिए अभी जो इम्पोर्टेंट है
ये पद्म विभूषण से सम्मानित हुई थी। जब आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार द्वारा इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, तो आपको लिख देना है 2004 में। बाद में ये सिस्टर निर्मला के नाम से प्रसिद्ध हुई और बाद में इनका पूरा नाम क्या रखा गया था? मारिया मारिया निर्मला जोशी। तो इन्होंने, कहा जाता है कि इनको 13 मार्च 1997 को मिशनरी ऑफ चैरिटी का सुपीरियर जनरल चुना गया था और बाद में कहा जाता है कि कोलकाता में अप्रैल 2009 में एक बैठक हुई जिसमें इनके बाद में एक नए सुपीरियर जनरल का, कह सकते हैं कि आप, उनका आगमन हुआ जिनका नाम था सिस्टर मैरी प्रेमा। ठीक है, तो वो अपने भारत की नहीं थी। तो इस प्रकार की थोड़ी सी कहानी है। ज्यादा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मदर टेरेसा का नाम आपने सुना होगा, मदर टेरेसा के काफी नजदीक मानी जाती हैं ये। ठीक है ना। तो 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मूल रूप से ये हिंदू धर्म में पैदा हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि 1934 में जन्मी, 1958 तक ये हिंदू रहीं। ठीक है, और इन्होंने फिर इस्लाम कब कबूल किया था? सॉरी, ईसाई धर्म कबूल कब किया? 1958 में। और 1958 से लेकर 2015 तक, यानी जब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक ये ईसाई बनी रही। अब चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। आज इनकी भी पुण्यतिथि है। ये चेहरा शायद आपने इतिहास में देखा भी हो। इनका नाम है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव किस वजह से प्रसिद्ध रहे? तो ये मराठाओं के पेशवा रहे थे। मराठाओं के पेशवा। आपको पता है ना कि मराठाओं के समय में एक लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली के साथ में। पानीपत की लड़ाई बोल देते हैं उसे हम ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई बोल देते हैं। तो इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि किस पेशवा के शासनकाल में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी जिसमें मराठाओं की हार हो गई थी, तो आपको जल्दी से बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। जल्दी जल्दी से बताएं, सिंपल सा है। अगर आपने इसमें सी ऑप्शन टिक किया होगा तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है आपने। बालाजी बाजीराव जिनकी हम बात कर रहे हैं, बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से बुलाया जाता था। ये नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध रहे। और जब आपसे ये पूछा जाइए कि कब ये बने थे पेशवा, तो पेशवा की गद्दी पर जब ये बैठे तो बात है ये 1740 के आसपास की। और ये कब से कब तक रहे? 1740 से 1761 तक रहे। और जब ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, उस समय कहा जाता है कि उसमें मराठाओं की हार हो गई थी। उसी हार की वजह से ये डिप्रेशन में चले गए थे और उस हार को सहन नहीं कर पाए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई 1761 में। ठीक है ना। और जब इस पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो कब हुई थी ये? 14 जनवरी 1761 को ये लड़ाई हुई। ठीक है। और जब हम इनसे पहले की बात करें, चलो यहां पे नाम के अनुसार से अगर लिखा जाए, इनके पिता का नाम था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम वही शक्तिशाली पेशवा थे जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण किया। बाजीराव पेशवा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 20 साल तक पेशवा के रूप में कार्य किया। 1720 से लेकर 1740 तक इनके पिता बाजीराव प्रथम पेशवा बने। बाजीराव प्रथम सबसे शक्तिशाली थे। यही है वो बाजीराव प्रथम जिनका नाम बाजीराव मस्तानी, आपने सुना होगा ना, मस्तानी के साथ नाम जोड़ा जाता है। एक मूवी भी बनी थी जिस पर विवाद भी हुआ था, बाजीराव मस्तानी, शायद आपने देखी भी हो। और उनके बाद में उनके बेटे बालाजी बाजीराव बने, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये 1740 से लेकर 1761 तक रहे थे पेशवा। ठीक है। तो जैसे हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 8 दिसंबर
21 को हुआ और इनकी मृत्यु 23 जून 1761 को हुई। मैंने कहा पानीपत की तीसरी लड़ाई इन्हीं के समय में हुई थी, ठीक है ना। तो वैसे इनके बारे में अगर और पॉइंट आपको बताया जाए तो झलकी की संधि आपको पता है, एक झलकी की संधि हुई थी हैदराबाद के निजाम और किसके साथ में, इन्हीं के साथ में, बालाजी बाजीराव के साथ में। ऐसा कहा जाता है कि अट्टक से कट्टक तक मराठाओं की दुदुम्बी बजा करती थी जब बालाजी बाजीराव थे, लेकिन इसमें भरसक प्रयास करने के बाद इसमें क्या है, अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी और बाद में फिर ये आपको ये पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद में कई अन्य पेशवा बने थे, करते 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 1817 से 1819 तक मराठा के साथ में अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी, आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध कहते हैं। उस लड़ाई में पेशवाओं का पद अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। मैंने हिस्ट्री की क्लास में बहुत अच्छे ढंग से आपको ये पूरी कहानी बता रखी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आपको इनका नाम भी पता होगा, ये कौन है, ये है संजय गांधी, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, है ना। तो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे यानी कि राजीव गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को हुआ दिल्ली में। और जब हम बात करें मृत्यु कब हुई थी संजय गांधी की, तो 23 जून 1980 की बात है ये। और किस वजह से मृत्यु हुई, तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह से, है ना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना। ऐसा कहा जाता है कि जैसे इनके माता पिता कौन थे, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ने किसके साथ शादी की थी, फिरोज खान। गांधी कैसे बने वो नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। अब संजय गांधी की जब हम बात करते हैं, इसने ऐसे क्या कार्य किए थे जिसकी वजह से इसको याद किया जाता है। तो जब आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी के समय में, 1975 की बात है, जो इमरजेंसी 1975 से 1970 तक चली थी। इसी की वजह से आपको पता है बाद में इंदिरा गांधी की सरकार भी चली गई थी। 1970 में एक नई सरकार बनी थी जिसे हम जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, उसकी बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो संजय गांधी ने उस इमरजेंसी के दौरान एक निर्णय लिया था नसबंदी का, है ना। तो पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी करवाई गई। उस नसबंदी का जो विचार था इसी के मन में आया था, ऐसा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये जो हम मारुति 800 की बात करते हैं ना, मारुति 800 जो आम लोगों की कार कही जाती है, आम आदमी की कार कही जाती है, ये मारुति 800। इस मारुति 800 को अपने देश में लाने का श्रेय भी इसी संजय गांधी को ही जानता है, ठीक है। और बाद में इस संजय गांधी ने शादी कर ली थी मेनका गांधी से। और मेनका गांधी की बात करें और वरुण गांधी जो इसके बेटे हैं, वो कौन सी पार्टी में है, बीजेपी। लेकिन जब हम इसके समय की बात करते हैं तो वो किसके समय की बातें हैं, कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक पॉइंट मैंने आपसे पूछा है इतिहास का, ये आपको बताना है जल्दी से। मोतीलाल नेहरू के बारे में तो आपको पता ही होगा। मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, तो क्या उन्होंने 1928 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? आप कहेंगे जी हाँ, पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। ये जब अधिवेशन 1928 में कोलकाता में हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ये कौन से नंबर का था, ये 44वां अधिवेशन था। तो इसमें अध्यक्षता करने वाले मोतीलाल नेहरू ही थे। अगले साल 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया और उसमें अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है और ये 45वां अधिवेशन था। तो दोनों ही पॉइंट ठीक हैं। अगर आपने लिखा होगा बोथ ए एंड बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका ये ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आपको जानते ही हैं, ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और ऐसा करने वाले ये पहले ही व्यक्ति थे। अब इनके रिकॉर्ड की बराबरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। उन्होंने भी 3 बार प्रधानमंत्री बनकर ये बता दिया, ठीक है ना। चलो
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो इनका नाम आपने जरूर सुना है, इनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किस वजह से जाना जाता है? आपको बीजेपी के कार्यक्रमों में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में इनकी फोटो जरूर मिल जाती होगी, आपने देखा भी होगा। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ? 6 जुलाई 1901 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 23 जून 1953 को। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। इनकी मृत्यु के पीछे क्या कारण रहा वो भी हम बात कर लेंगे। तो थोड़ा सा चलो पहले बता देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ना, ये वही हैं जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसी जनसंघ की कहानी जो है ना, पढ़ते पढ़ते फिर हम जनता पार्टी की तरफ चलते हैं। जनता पार्टी के बाद में हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ चलते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जिसने अभी 241 सीटें ग्रहण की थी लोकसभा चुनाव में। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताएं, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई? जल्दी जल्दी से बताएं। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 21 अक्टूबर 1951 तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब इस पार्टी की स्थापना की गई उसी साल यानी कि उसी समय 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए, यानी कि पहली लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे। उस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने भी हिस्सा लिया। इनके भी कैंडिडेट इस क्षेत्र में उतरे और कहा जाता है कि इस पहले लोकसभा चुनाव में इन्होंने 3 सांसद बनाए थे, यानी कि इनके 3 सांसद जीतकर आए थे। 2 ऐसे थे जो पश्चिम बंगाल से थे, ठीक है, और एक राजस्थान से थे। पश्चिम बंगाल वालों में किसका नाम आता है? एक तो इनका खुद का ही आता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक थे दुर्गा चरण बनर्जी। और तीसरे जो राजस्थान से थे वो थे उमा शंकर त्रिवेदी। जब इस भारतीय जनसंघ की स्थापना की, इन्होंने अपने मुद्दे रखे थे कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इसी समान नागरिक संहिता को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है, और अगर उनके पास बहुमत होता तो वो आसानी के साथ उसे कर सकती थी। लेकिन अभी उनके पास उस प्रकार का बहुमत मिला नहीं। गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो सोच समझकर डिसीजन लेना चाहेगी। गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसा इनका एक उद्देश्य था, मुख्य मुद्दा था इनका। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटनी चाहिए, यह भी जनसंघ का ही एक मुद्दा था। और जनसंघ का ये जम्मू कश्मीर का जो धारा 370 को हटाना एक उद्देश्य था, वो तो पूरा हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं इस भारतीय जनसंघ की स्थापना के पीछे कहानी क्या है। ये हैं आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक का क्या नाम था? माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, सरसंघ चालक। मूल रूप से इनको वैसे उस समय किसके नाम से जाना जाता था? गुरुजी के नाम से ये प्रसिद्ध रहे। गुरुजी की मदद से ही, यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के सौभाग्य से जनसंघ की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। जब इन्होंने स्थापना की तो इन्होंने अपना ये चुनाव चिन्ह रखा, चुनाव चिन्ह रखा, ठीक है, किसका? जनसंघ का। और बाद में फिर करते करते समय चलता गया, इस जनसंघ के अध्यक्ष बनते चले गए। नया साल, नया दौर आता चला गया। परिवर्तन जब हुआ, जब 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने 1975 में इंदिरा, जो हम आपातकाल की बात करते हैं, वो आपातकाल लागू हो गया। और मैंने अभी आपको बताया किसके बारे में, जिसने नसबंदी का इसमें एक विचार दिया था, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी।
तो इसकी वजह से सारे विपक्ष की पार्टियां जो थी उन्होंने सोचा कि चलो हम इकट्ठे होके इस कांग्रेस को हराते हैं, और सभी ने फिर क्या किया, एक नई पार्टी बना ली जिसे हम नाम दे देते हैं जनता पार्टी। इस जनता पार्टी का ये चुनाव चिन्ह आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। जनता पार्टी के मुख्य संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो जयप्रकाश नारायण माने जाते हैं, जिनको हम जेपी नारायण बोल देते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में जनता पार्टी की स्थापना हुई। इस जनता पार्टी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में क्या बनी थी, 1977 की सरकार बनी। 1977 में नए प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई। ठीक है, इस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया और लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। ठीक है, इसमें चौधरी जगजीवन राम, राजनारायण जो कि लोकदल के नेता थे वो भी आए। ठीक है, और भी कई पार्टियां इसमें आई। जनता पार्टी जो थी ना वो कई पार्टियों का मिश्रण थी, यानी कि कई पार्टियां इसमें बनी मिली। फिर बाद में इसमें टकराव पैदा हो गया। इंदिरा गांधी को तो इन्होंने हटा दिया, लेकिन अब इनके आपस में जो नेता थे उन्होंने कहा कि दोहरी नागरिकता, जो दोहरी सदस्यता है वो नहीं चलेगी। जो भी लोग जनसंघ से आए हैं यानी कि आरएसएस की तरफ से आए हैं, वो या तो जनता पार्टी के होकर रहेंगे या फिर वो आरएसएस के होकर रहेंगे। लेकिन उस समय जो हमारे नेता थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने कहा कि हम ये सदस्यता नहीं छोड़ेंगे, हम तो आरएसएस के रहेंगे और हम क्यों छोड़े। इसी वजह से फिर उन्होंने फिर क्या बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नई पार्टी की शुरुआत की थी जिसे हम क्या बोल देते हैं, बीजेपी बोल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी बोल देते हैं। और इस बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इस बीजेपी की पहले अध्यक्ष कौन बने, तो नाम आएगा अटल बिहारी वाजपेयी का। उसके बाद में दूसरे अध्यक्ष बने लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत बार अध्यक्षता की थी इसकी। 1980 से 86 तक वो अध्यक्ष रहे, 1986 से 1991 तक अध्यक्ष रहे, 1993 से 1998 तक अध्यक्ष रहे। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा गया। अभी 2024 में उनके घर पर जाकर उनको वो भारत रत्न दिया गया था, आपको पता ही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको बातें ध्यान में रखनी है। जब यहाँ पे जनसंघ की स्थापना हुई 1951-52 में, तब इन्होंने कितनी सीटें जीती थी, लोकसभा में 3 सीटें जीती। जब जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई तो इनकी 1 सीट कम हो गई, इन्होंने 2 सीटें जीती थी उस लोकसभा के चुनाव में। और वर्तमान में जो लोकसभा के चुनाव 2024 में हुए हैं उसमें कितनी सीटें जीती, आप सभी को पता ही है। कितनी सीटें जीती है, कमेंट में बता दीजिए। एनडीए की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ले चुके हैं। ये कहानी थी आज की इस कक्षा की। कक्षा का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा आप सभी को सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। यदि आप क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर आपको इस कक्षा का ये पहला भाग पसंद आया है, दूसरा भाग भी पसंद आया है, तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।